औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। नाजरीन, हमारी आज की कहानी है अदाकारा दीबा की कहानी। अदाकारा दीबा को पाकिस्तानी मोनालिज़ा भी कहा गया। मोनालिज़ा का ख़िताब उनको उनकी मुस्कुराहट पे दिया गया, जो दीबा के चाहने वालों का ख्याल था कि दीबा की मुस्कुराहट वैसी ही है जैसी कि मोनालिज़ा की मुस्कुराहट है। दीबा ने बहुत कामयाबियां हासिल की और ये कामयाबियां आसानी से हासिल नहीं की। इसके पीछे उसकी बहुत जद्दोजहद है। उसके पीछे उसके ख़ानदान वालों के बहुत मुज़ालिम जो हैं वो भी आपको नज़र आएंगे। दीबा 1947 में पैदा हुई हिंदुस्तान में, बिहार में। जब पार्टीशन होती है तो पार्टीशन के दौरान दीबा की वालदा गुम हो गई थी और दीबा अपनी फूफी के हत्थे चढ़ गई थी और फूफी उन्हें लेकर कराची आ गई और ये कुंबा, ये ख़ानदान कराची की एक कच्ची बस्ती में रहता रहा। फिर पता नहीं कैसे यह ख़ानदान लाहौर में शिफ्ट हुआ और जब मेरी इस ख़ानदान से पहली मुलाकात हुई तो दीबा अभी मशहूर अदाकारा नहीं बनी थी। उन्हें हारमोनियम बजाने का बहुत शौक़ था और दीबा ने किसी न किसी तरीके से, मैंने तो कभी नहीं पूछा कि हारमोनियम कैसे आपने ख़रीदा या कैसे लिया या किसी ने गिफ्ट किया था। बहरहाल हारमोनियम उनकी ज़िंदगी था और वो अपनी फूफी के और फूफी की बेटियों के रहमो करम पे थी। मुझे तो पहली दफ़ा बस्तामी रोड समनाबाद में उस घर में जाने का उस वक्त मौका मिला जब दीबा उस घर को छोड़कर जा चुकी थी और उसकी फूफी और फूफी की बेटियां दीबा का हारमोनियम, जो बहुत बड़े साइज़ का था, वो फ़रोख्त करना चाहती थी। और एक आदमी मुझे वहाँ लेके गया था कि एक बड़े साइज़ का हारमोनियम बिक रहा है सस्ते दामों, तुम्हें पसंद आए तुम ख़रीद लो। मैंने तो कभी हारमोनियम नहीं बजाया, लेकिन ना मेरा शौक़ था और ना मैं ख़रीदना चाहता था, लेकिन मैं उस आदमी के साथ उस हारमोनियम को देखने ज़रूर गया था। अदाकारा दीबा ने लाहौर में छोटी उम्र में ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। उनकी पहली बड़ी फिल्म चिराग जलता रहा थी, जिसमें मोहम्मद अली और ज़ेबा ने पहली बार अगर किसी फिल्म में काम किया वो चिराग जलता रहा थी। इसमें मेन रोल तो मोहम्मद अली और ज़ेबा के थे और दीबा बेगम जो थी इस फिल्म की सेकंड हीरोइन थी, लेकिन बहुत जानदार किरदार था दीबा बेगम का इस फिल्म में। दीबा बेगम 60 और 70 की दहाई में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री की सफ़े अव्वल की अदाकारा रही हैं। उन्होंने वहीद मुराद और नदीम के साथ बेशुमार फिल्मों में काम किया। दीबा अपनी टाइप की वाहिद उर्दू फिल्मों की एक्ट्रेस थी जिन्होंने पंजाबी फिल्मों में भी काम किया और जिस फिल्म में भी काम किया वो फिल्म हिट हुई। जैसे एक फ़िल्म मुझे याद आ रही है, सजना दूर दया। ये फिल्म दीबा की कामयाबियों के झंडे गाड़े थे इस फिल्म ने। दीबा उर्दू और पंजाबी फिल्मों में यकसा तौर पर काम करने लगी। अगर मैं समझता हूँ कि ज़ेबा भाभी से माज़रत के साथ, ज़ेबा और मोहम्मद अली की शादी ना होती तो तीसरा जो हीरो होता वहीद मुराद और नदीम के साथ दीबा का, वो मोहम्मद अली साहब होते, क्योंकि मोहम्मद अली साहब के साथ भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। लेकिन ज़ेबा से शादी के बाद मोहम्मद अली साहब ने
प्रेफर किया कि वो ज़ेबा के साथ फिल्में करें। तो इस तरीके से 1971 में जब ज़ेबा अपना दीबा बेगम अरूज पर थी, उन्होंने कैमरामैन नईम रिजवी से शादी कर ली। शादी मोहब्बत की थी, डेफिनेटली मोहब्बत की शादी थी, लेकिन ये शादी कोई कामयाब शादी नहीं थी, क्योंकि एक सहाफ़ी मेरे पास, नईम रिजवी जो कैमरामैन थे फिल्म इंडस्ट्री के और बड़ा नाम रखते थे, उन्होंने शादी की थी दीबा बेगम से। तो एक सहाफ़ी दोस्त नईम रिजवी को मेरे घर में लेके आया था कि ये दीबा के शौहर हैं और इनकी बेगम की लड़ाई रहती है, आप किसी तरह इनकी सुलह करा दो। और मुझे याद है कि मैं हस्बे आदत नईम रिजवी को लेकर दीबा के घर चला गया था और उनकी सुलह कराने की नाकाम कोशिश की थी। उस वक्त दीबा बेगम बच्चों की माँ बन चुकी थी। मदीहा रिजवी जो इस वक्त टॉप की टेलीविज़न एक्ट्रेस है, टॉप की नंबर 1 एक्ट्रेस मैं समझता हूँ, और कमाल की अदाकारी करती हैं, उस वक्त वो बहुत छोटी उम्र की थी, बेबी थी, जब मैंने उनको उनके घर में पहली बार देखा था। इस तरीके से मैं सुलह कराने में नाकाम रहा और नईम रिजवी साहब मेरे पास आते रहे। और एक दिन नईम रिजवी ने रोते हुए मुझे कहा कि मैं तो अपने घर भी वापस नहीं जा सकता, मैं तो अपने ख़ानदान में भी वापस नहीं जा सकता, मैं अपने माँ बाप के पास भी वापस नहीं जा सकता, क्योंकि दीबा बेगम से शादी की सब लोगों ने मुखालफत की थी। अब मैं किस मुंह से कहाँ जाऊँ, मुझे तो दीबा बेगम के साथ ही रहना है और यहीं पर जीना है, यहीं पर मरना है। और हुआ भी ऐसे ही। लेकिन जब बच्चे बड़े हुए तो बच्चों ने माँ और बाप के दरमियान कशीदगी को कम करने की हद्दुल मकदूर कोशिशें करते रहे। दीबा बेगम को एक बार मैंने नईम रिजवी के साथ अपने इछरे वाले घर में भी बुलवा लिया। मेरा ख्याल था कि ये दोनों मियाँ बीवी मेरे घर में आएंगे, मैं इनके साथ प्यारी प्यारी बातें करूँगा, अच्छी अच्छी बातें करूँगा और शायद मैं इनमें सुलह कराने में कामयाब हो जाऊँ। उन्हीं दिनों अली सुफियान आफाकी की एक फ़िल्म लगी थी आदमी। उस फिल्म में दीबा के साथ जो हीरो थे वो मोहम्मद अली साहब थे। फिल्म के एक सीन में मोहम्मद अली बीमार होते हैं, चारपाई पे लेटे होते हैं और दीबा झुक कर चम्मच के साथ उनको सिरप पिला रही होती है, उनके मुंह में सिरप डाल रही होती हैं। और जब दीबा सिरप पिलाने के लिए मोहम्मद अली को झुकती हैं बेड की तरफ, तो उनका ये जो शॉट था मुझे इंतहाई सेक्सी लगा, इंतहाई सेक्सी लगा। और जब दीबा और नईम रिजवी मेरे पास इछरे वाले घर में इकट्ठे बैठे हुए थे तो मुझे उनकी सुलह की बात भूल गई और मैंने कहा, दीबा बेगम, मैंने आपकी फ़िल्म अजनबी देखी है, जब आप मोहम्मद अली को दवा पिलाती हैं तो आपको नहीं पता कि आप कितनी सेक्सी बन जाती हैं। बहरहाल दीबा बेगम ने एक ज़िंदगी गुजारी, दीबा बेगम ने भरपूर ज़िंदगी गुजारी। दीबा बेगम की जो अदाकारी है उसको खराज तहसीन पेश करना ज़्यादती ना करना ज़्यादती होगी। वो एक मुकम्मल आर्टिस्ट थी और आर्टिस्ट हैं। अब भी उन्होंने बहुत सारे टेलीविज़न ड्रामों में खुद दीबा बेगम ने भी किरदार अदा किए हैं और पता चलता है कि अदाकारी क्या होती है और अदाकारा क्या होती है। मेरी और दीबा बेगम की जितनी कुर्बत थी, मोहब्बत थी, दोस्ती थी, वो एक अचानक वाक़ये से ख़त्म हो गई, टूट गई। दीबा बेगम को इस्लामाबाद में कोई काम था और मैं उन दिनों रावलपिंडी जंग में चीफ न्यूज़ एडिटर के तौर पे काम कर रहा था। मैं लाहौर में था
छुट्टी पे आया हुआ था। दीबा बेगम ने कहा कि आप मेरे साथ इस्लामाबाद चलो। तो मैंने कहा कि आप जहाज़ पे चली जाओ, मेरे पास गाड़ी है, मैंने गाड़ी पे जाना है। तो मैं गाड़ी पे इस्लामाबाद पहुंचता हूं। दीबा बेगम इस्लामाबाद पहुंचती हैं, होटल बुक कराती हैं, अपने लिए भी कमरा लिया होगा, ला मोहल्ला मेरे लिए भी कमरे के पैसे दिए होंगे। उन्हें वहाँ कोई ज़ाती काम था और मुझे वो अपने साथ उस काम पे ले जाना चाहती थी। नाजरीन, मेरी किस्मत कि मेरी गाड़ी उन दिनों शेराड मेरे पास होती थी, रास्ते में ख़राब हो जाती है और इतनी ख़राब होती है कि रात के 2 बज जाते हैं और दीबा बेगम का मुसलसल फ़ोन आ रहा है और मैं समझ रहा हूँ कि गाड़ी जल्दी ठीक हो जाएगी और मैं किसी न किसी तौर इस्लामाबाद दीबा बेगम के पास पहुँच सकूँगा। गाड़ी सुबह तक ठीक ना हुई। दीबा बेगम के फ़ोन मुसलसल आते रहे, मैंने फ़ोन सुनने बंद कर दिए। मेरी गलती कि मैं दीबा बेगम को अपनी मजबूरी ना बता सका। ये मेरा और दीबा बेगम का आखिरी राब्ता था। नाजरीन, आज की कहानी, दीबा बेगम की कहानी आपने सुनी। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये आपका अपना चैनल है। खुदा हाफिज़।